नमस्कार। नीपा का पीएचडी का फॉर्म आया हुआ है, आप सभी जानते हैं 23 और 24 के सेशन का। 30 अप्रैल को वीडियो जो बनाया था आपने उसको देखा भी और पसंद भी किया और आपके कुछ सवाल भी आए, उन सभी की बातचीत करेंगे और साथ ही साथ में एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन का प्रारूप यानी कि पैटर्न होता क्या है उसकी बात करेंगे। प्रवेश परीक्षा में किस किस संबंधित फील्ड से या क्षेत्र से या एरिया से सवाल पूछे जाते हैं उसकी बात करेंगे। पुराने रिसर्च का आधार क्या था या किस प्रकार का रिसर्च इस विश्वविद्यालय में करवाया जाता है और कैसे इस विश्वविद्यालय का रिसर्च अन्य विश्वविद्यालय से थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा हटके है उसकी बात करेंगे। और एक बार पुनः मैं आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात फिर से करूंगा कि किस किस सब्जेक्ट के वाले बच्चे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पहली बात कि वीडियो का पहला पार्ट आप लोग देख लेंगे अगर आपको कुछ समस्या हो इस वीडियो को समझने में। दूसरी बात 15 मई 2023 लास्ट डेट है फॉर्म को सबमिट करने की और साथ ही साथ में 10 या 12 जून के आसपास आपकी प्रवेश परीक्षा होनी है। प्रवेश परीक्षा पूर्णतः ऑफलाइन माध्यम से ली जाएगी, दिल्ली में इसकी प्रवेश परीक्षा होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इन शॉर्ट में इसको नीपा बोलते हैं। 23 और 24 का फॉर्म आया है पीएचडी का, फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों का। टोटल सीटें इसमें 30 रखी गई हैं और बाकी क्राइटेरिया फीस को लेकर कैटेगरी को लेकर मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको बता दिया था। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ केवल एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर। एक बात को ध्यान से समझ लीजिए, कागज़ पेन पास में है तो उसको लिख लीजिए। 4 अलग अलग फील्ड की इसमें रिसर्च करवाई जाती है या कहें कि 4 अलग अलग एरिया को लेकर इसमें रिसर्च करवाई जाती है। जैसे कि 4 एरिया कौन कौन से हैं मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, बता देता हूँ। एजुकेशनल पॉलिसी, एजुकेशनल प्लानिंग, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशनल फाइनेंस, ये 4 इसके अलग अलग मुख्य क्षेत्र हैं जिसमें अलग अलग डिफरेंट सब टॉपिक्स को लेकर, सब एरिया को लेकर या सह संबंधित विषयों को लेकर आप पीएचडी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब अपना सिनॉप्सिस आप बनाएंगे या लेकर जाएंगे इंटरव्यू के दौरान, उसके लिए भी कुछ विशेष दायरा इसमें रखा गया है। सिनॉप्सिस की बात मैं आपसे बात करूंगा जब आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद करेंगे सिनॉप्सिस और एसओपी दोनों की, ठीक है। ये मैंने 4 आपको एरिया बताए, पॉलिसी, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस। इन सभी चीज़ों को लेकर वेबसाइट पर बहुत सी जानकारियां दी गई है। जैसे कि यदि मान लीजिए आप प्लानिंग को लेकर अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो प्लानिंग, एजुकेशनल प्लानिंग से लेकर कैसे कैसे सवाल हो सकते हैं थोड़ा उसको समझिए। खासकर एजुकेशनल जो जेंडर है, एजुकेशन में जो जेंडर है ना, मेल फीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे, अगर आपने जेंडर स्टडीज़ पढ़ा होगा तो आप समझते होंगे। तो एजुकेशन में जो जेंडर नामक एक तत्व समाहित कर दिया गया है या उसकी ज़रूरत महसूस की गई कुछ लोगों के द्वारा और उसको शामिल किया गया शिक्षा जगत में, तो उसको लेकर प्लानिंग क्या क्या है या कैसे कैसी योजनाएं उसके द्वारा निर्मित की जा रही हैं या कौन कौन सी शिक्षा मंत्रालय की योजनाओं के अनुसार यह वाला पोर्शन कार्य करता है, इसको लेकर कुछ सवाल जवाब आपसे हो सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपने रिसर्च के अंतर्गत पढ़ा हो कभी रिसर्च एक्शन के बारे में, इसको हम क्रियात्मक शोध भी बोलते हैं, उस एक्शन रिसर्च के साथ साथ एक सब टॉपिक उसी का है डेवलपमेंट रिसर्च। एक्शन रिसर्च प्लस डेवलपमेंट रिसर्च का जो एरिया है, ये सारे एरिया भी एजुकेशनल प्लानिंग वाले पोर्शन का जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ में इको को लेकर, जो पर्यावरण है हमारा और जो हमारा इकोनॉमिक्स है, इकोलॉजी और इकोनॉमिक्स, इन सभी को लेकर एजुकेशन के संबंध में कौन कौन सी प्लानिंग एंड पॉलिसी का डेवलपमेंट हो रहा है, इससे संबंधित सवाल जवाब आपसे प्लानिंग वाले पोर्शन में पूछे जाएंगे। यदि हम बात करें दूसरे वाले पोर्शन की, एडमिनिस्ट्रेशन की, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की, इसके अंदर क्राइटेरिया क्या हो सकता है, इसमें इंडिया की अलग अलग प्रशासन होते हैं जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, उनकी क्या दृष्टि, उनकी क्या राय है या समय समय पर जो सर्वे होते हैं सभी डेटा को प्राप्त करने के लिए कि किस राज्य में कौन सी योजना बनाई जानी है, किस योजना का लाभ किस तरीके से हो सकता है, इसके लिए डेटा की आवश्यकता होती है और डेटा प्राप्त होते हैं सर्वे से। सभी जानते हैं ना, कोर एजुकेशन का कोर एक टूल ही है सर्वे, जो हम रिसर्च फील्ड में जाते हैं, फील्ड में जाके सर्वे करते हैं। तो सर्वे का क्या रोल है एजुकेशन के अंतर्गत प्लान एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, उसकी बात करेंगे हम, तो सवाल जवाब आप कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में जो अभी
20 से लेकर 22 की जो दुनिया ने कोविड को देखा है ना, कोविड-19 को देखा, उसको लेकर एजुकेशनल जगत में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और प्रशासन ने क्या क्या उसको लेकर योजनाएं वगैरह बनाई हैं और प्रशासनिक में उसकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्या भूमिका रही है, इसको लेकर भी सवाल जवाब होंगे इस एडमिनिस्ट्रेशन वाले पोर्शन में। साथ ही साथ में जो एक विषय होता है IR का, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है, उस फील्ड के सवाल भी इस एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन वाले कॉलम में आपसे पूछे जाएंगे और सवाल जवाब जो भी आपसे पूछे जाएंगे सभी जवाब MCQ माध्यम से होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और बात, आज पॉलिसी के एडमिनिस्ट्रेशन में एक बड़ा अहम रोल है स्किल का, कौशल का, कौशल का जिसमें बात करते हैं, कौशल विकास, कौशल योजनाएं। तो ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर लागू की तो गई थी और एजुकेशन में उसका बेनिफिट क्या हुआ, कितना इफेक्ट हुआ, कितना इम्पैक्ट हुआ, कितना साइड इफेक्ट हुआ और कितना को इफेक्ट हुआ अलग स्टेट, अलग कंट्रीज़ में उन पॉलिसीज़ का, इसको लेकर भी कुछ सवाल जवाब से हो सकते हैं, ठीक है। तीसरे पोर्शन की बात करते हैं अगर हम एजुकेशनल फाइनेंस वाली, तो एजुकेशनल फाइनेंस में आप नेशनल, इंटरनेशनल और डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, इंटरनेशनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इन अलग अलग विधिक संस्थानों का या वित्तीय संस्थानों का क्या क्या उपयोग होता है या फिर फाइनेंस या पैसा कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रखता है किसी भी सिस्टम को कार्य करने में या उसको आगे बढ़ाने में, इसकी बारे में आपको बातचीत करनी है। और ख़ासकर एक और चीज़ की, हायर एजुकेशन में, हायर एजुकेशन के तौर पर फाइनेंस कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रखता है, इसका भी आपको, क्योंकि अगर फेलोशिप नहीं होगी, छात्रवृत्तियाँ नहीं होंगी, आपको किसी बड़े स्तर पर काम करना है, फाइनेंस का अभाव है, तो आप उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, उस तरीके से निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा और कैसी कैसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है, इन सभी को लेकर आपसे सवाल जवाब पूछे। ये थोड़े एथिकल सवाल नहीं होंगे, इसका ध्यान रखिएगा। फाइनेंस वाला जो पोर्शन होगा उसमें जो ज़्यादा सवाल आपके एथिकल को नहीं होंगे, एथिक्स को लेकर बहुत दूर तक नहीं पाए जाएंगे। जो खासकर आपका एक क्वेश्चन कॉलम है ना प्लानिंग वाला, उस प्लानिंग वाले पोर्शन में थोड़े एथिकल सवाल हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वाले में हो सकते हैं, लेकिन फाइनेंस वाले कॉलम में आपको एथिकल सवाल ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और एक और चीज़ की, जो हम केस स्टडी करते हैं ना, जो हम किसी चीज़ का एवल्यूएशन करने के लिए केस स्टडीज़ करते हैं, उसको लेकर भी कई प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं, कई प्रकार की संस्थाओं का निर्माण किया जाता है और उसमें फंडिंग का, और फंडिंग में खासकर एक बड़ा जो सोर्स है फंडिंग का एजुकेशन क्षेत्र में, जिसको बोलते हैं NGO सेक्टर ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं, गैर सरकारी संस्थाएं जिसको हम बोलते हैं, उसके माध्यम से भी शिक्षा को बहुत बहुत फ़ायदा या नुकसान होता भी है, ये सभी जानते हैं, डेटा हमारे सामने है। तो इसको लेकर भी फाइनेंस जगत के कुछ कुछ सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। यदि आप वेबसाइट पर जाकर विजिट करेंगे नीपा की, तो इस फाइनेंस वाले कॉलम में भी ज़्यादा रिसर्च हुआ नहीं है। 4 बच्चों ने केवल अभी तक अपना रिसर्च कंप्लीट किया है और 3 बच्चे अपना रिसर्च कर रहे हैं। और एक रिसर्च बड़ा गजब का रिसर्च हो रहा है, मैं पढ़ के बता देता हूँ, एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन एंड ग्रेजुएट इन इंडिया, यानी कि स्नातक स्तर पर हिंदुस्तान में रोजगार और रोजगार के समक्ष उस रोजगार के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, पहला रोजगार और अच्छे रोजगार की क्या योग्यताएं होना चाहिए, इसको लेकर रिसर्च हो रहा है स्नातक स्तर के बच्चों पर। यानी कि ये पॉलिसी का पार्ट है और खासकर पैसे का, अर्थ, इकोनॉमी का बहुत बड़ा इसमें महत्वपूर्ण स्थान भी होता है, इसको लेकर भी कामकाज होता है और इस पर सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अंतिम और इम्पॉर्टेंट सेक्टर इसका जो मेन है, पॉलिसी, एजुकेशनल पॉलिसी, सबसे ज़्यादा सवाल कह लीजिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल कह लीजिए, इसी पोर्शन से आपसे पूछे जाएंगे। और इस पॉलिसी वाले पोर्शन में आपको RTE एक्ट के बारे में आपने सुना होगा, राइट टू एजुकेशन के बारे में 2009 वाला, उसको ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा। और जो भी योजनाएं बनाई गई हैं, आयोग बनाए गए हैं ना, आपने सुना होगा हंटर कमीशन, सुना होगा आपने रमसा के बारे में सुना होगा आपने, एक नई पाठ्यचर्या आई थी NCF, उसके बारे में सुना होगा आपने, ठीक है। कई सारे राष्ट्रीय शिक्षा के मिशन चलाए गए हैं, उसको लेकर आपने सुना होगा। 1986 की शिक्षा नीति के बारे में सुना होगा, नई जो शिक्षा नीति आई उसके बारे में। यानी कि जो भी ये नए नए प्रावधान हैं शिक्षा को लेकर, चाहे वह आपके समावेशी शिक्षा को लेकर हो, स्पेशल एजुकेशन को लेकर हो, IQ को लेकर हो, जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनको लेकर हो, या फिर PWD बच्चों को लेकर हो, ट्रांसजेंडर कैपेसिटी को लेकर हो, या फिर LGBTQ कम्युनिटी को लेकर, इस प्रकार की जो नई नई पॉलिसी बनाई जा रही हैं, जो कि
2018 की पॉलिसी अगर आपको पता हो टीजी कम्युनिटी को लेकर, उसको लेकर 2020 में नया एक एक्ट बनाया गया, उसके क्या क्या प्रावधान है और उन प्रावधानों का कैसे शिक्षा जगत में ज़्यादा योगदान लिया जा सकता है, उनके क्या क्या बेनिफिट, इफेक्ट, इम्पैक्ट, साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर भी आपसे सवाल जवाब पूछे जा सकते हैं प्रवेश परीक्षा में। देखिए, जो मैंने आपको अब तक बताया ये वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार मैंने बताया है। मैंने ना ही प्रवेश परीक्षा दी है आज तक, ना ही मैं शिक्षण संस्थान से संबंध रखता हूं। मैं आपकी तरह एक छोटा सा विद्यार्थी हूं, सैकड़ों करोड़ों यूट्यूबर्स की तरह उनमें से एक छोटा सा यूट्यूबर हूं, काम करता हूं। मेरी बात को 100% सच मत मानिएगा, जो कहा है उसका अवलोकन कीजिएगा, उस पर रिसर्च कीजिएगा, तभी बातों को मानकर अप्लाई करने का प्रयास करिएगा। पुराने क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पर मौजूद नहीं है, किसी अन्य वेबसाइट पर यदि मौजूद होंगे, मुझे मिलेंगे तो शेयर कर दूंगा। आपके पास हो तो आप शेयर कर दीजिएगा। MCQ प्रवेश परीक्षा रहेगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जून के 2nd वीक में प्रवेश परीक्षा होगी, 3rd से 4th वीक में आपका इंटरव्यू और रिजल्ट दोनों आ जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा। और अच्छी यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, और अगर काम करते हैं छात्रवृत्ति भी अच्छी खासी मिलती है आपको, और सभी बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी। आप नेट क्वालिफाई हो ना हो, JRF हो ना हो, NF ST NF SC NF OBC, यानी कि जो सुविधाएं अदर यूनिवर्सिटी में बच्चों को मिलती है सारी सुविधाएं यहाँ मिलेंगी। हॉस्टल फैसिलिटी शायद ना हो, और दिल्ली में ही प्रवेश परीक्षा इसकी होगी, दिल्ली में ही इंटरव्यू होगा, दिल्ली में ही इसका अध्ययन का केंद्र है। अच्छे विश्वविद्यालय है, इसमें अप्लाई कीजिए। और पहले वाला वीडियो जो मैंने बनाया था सीट को लेकर, फीस को लेकर, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, फॉर्म भरने के क्या क्या क्राइटेरिया उसको लेकर, उसको देख लीजिएगा। और आपने अपना समय दिया लगभग 11-11.5 मिनट का, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद है, शुक्रिया है। और उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा, आपका अध्ययन, आपके अध्यापक, आपकी शिक्षा, आपकी पुस्तकें और आपकी प्रकृति भी सुरक्षित होगी। उनका सभी का ख्याल रखिएगा। मेरे लिए आपके पास कोई डाउट हो, कोई शंका हो, कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में उसको छोड़ दीजिएगा। और अगले वीडियो में आपसे जल्दी मिलता हूँ। और कोई और समस्या हो उसको लेकर भी कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। जय हिंद, सलाम।